कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। चारों ओर हैवी रेन हो रही थी, इतनी तेज कि पूरा मैदान पानी में डूबा सा लगता था। इस भीषण बारिश के बीच सियाओ चेन, जो सिर से पैर तक भीग चुका था, एक सुनसान मैदान की मिट्टी पर फॉर्मेशन बना रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, एक ऐसी पावर को समन करना जो उसे फेम और फॉर्च्यून दे सके, पावर और वेल्थ दे सके, ताकि वह अपनी मां की बीमारी का इलाज करा सके, अपने कर्ज उतार सके और एक बेहतर जिंदगी बना सके। उसके पास ही बारिश में भीगता हुआ उसका फोन पड़ा था। स्क्रीन हल्की रोशनी में चमक रही थी। अचानक उस पर कई मैसेजेस एक के बाद एक दिखाई देने लगे। सबसे पहले एक ठंडी सी सूचना आई, कंज्यूमर लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड। इसके बाद उसकी पूरी आर्थिक हालत सामने आने लगी। आउटस्टैंडिंग डेट 110,000 रिपेमेंट डेडलाइन, 100 टोटल आउटस्टैंडिंग डेट, 100 मिलियन, साथ ही चेतावनी भी, अगर उसने समय पर रिपेमेंट नहीं किया तो कर्ज में 5% एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इन्हीं सिस्टम मैसेजों के बीच एक और ज्यादा खतरनाक मैसेज आया, लोन शार्क्स का धमकी भरा मैसेज, गुस्से से भरा हुआ। उस पर इल्जाम लगाया गया था कि वह पैसे लेकर गायब होने की कोशिश कर रहा है। यह पढ़कर शाओ चेन पूरी तरह नाटकीय हो गया। उसने अपना सिर पीछे फेंका, आंखें चौड़ी कर लीं और आसमान की तरफ ऐसे चिल्लाया जैसे किसी टीवी सीरियल का हीरो क्लाइमेक्स में डायलॉग मार रहा हो। हे ऊपर वाले कस्टमर सर्विस, मुझे मेन कैरेक्टर बना दो, मेरी आत्मा ले लो, मेरा शरीर ले लो, और अगर चाहो तो मेरे लेफ्ट ओवर स्नैक्स भी ले जाना। वह इतना ज्यादा नाटक कर चुका था कि लगभग अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड भी चढ़ावे में देने वाला था, और तभी कड़ाक! आकाश अचानक फट गया। एक विशाल बिजली का झटका जमीन पर गिरा, जैसे पूरा ब्रह्मांड चिल्ला रहा हो, ठीक है, बस शांत हो जा, ड्रामा क्वीन। कुछ देर बाद शाओ चेन अभी भी वहीं जमीन पर पड़ा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। वह कराहते हुए उठकर बैठ गया और अपना सिर थाम लिया। उसके विचार सुन्न थे, दिमाग धुंधला था, मानो उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा हो। धीरे धीरे होश लौटते ही शाओ चेन को याद आया कि वह तो कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अब वह जहां खड़ा था उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। उसी समय उसकी नजर पास पड़े बरसात के पानी पर पड़ी। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और वहीं जम गया। पानी में दिखाई देने वाला चेहरा किसी लो बजट ड्रामा मेकओवर जैसा लग रहा था, अनजान, अस्थिर कर देने वाला और बिल्कुल भी ऑफिस रेडी नहीं। एक पल के लिए उसे सच में लगा कि शायद वह किसी फैंटेसी नॉवल में जाग गया है या किसी और की स्किन पहनकर खड़ा है। तभी शाओ चेन की नजर सामने गई और वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक विशाल चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। पूरा पेड़ ऐसे जगमगा रहा था जैसे किसी ओवर द टॉप कल्टीवेशन नॉवल की कवर आर्ट से उठाकर यहां रख दिया गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह ऑफिस में ही बेहोश हो गया था और अब किसी और के इसेकाई स्टोरी लाइन में उतर चुका है। उसी समय चारों तरफ से एक आवाज गूंजी, मानो कोई उसे बधाई दे रहा हो। आवाज इतनी अचानक थी कि शाओ चेन डर के मारे उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर उसके सामने हवा में अचानक एक फ्लोटिंग बुक प्रकट हुई। वह सीधे हवा में मंडरा रही थी, जैसे किसी जादूगर के पुराने ट्रंक से निकलकर भाग आई हो। उस किताब ने नाटकीय लहजे में बात की और उसे 3 विशेस देने की पेशकश की। न कोई शर्तें, न कोई फाइन प्रिंट, न कस्टमर सर्विस की लंबी वेट लाइन। एक बात करने वाली किताब देखकर शाओ चेन अवाक रह गया। पृथ्वी पर ऐसी चीजें तो सबसे अजीब इंटरनेट कोनों में भी नहीं मिलती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, शायद वह सचमुच किसी दूसरे दुनिया में बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े टेलीपोर्ट हो गया है। शाओ चेन सावधानी से उस फ्लोटिंग बुक के पास गया। उसे चारों तरफ से देखते हुए ऐसे घूमा जैसे कोई बिल्ली किसी संदिग्ध टोस्टर की जांच कर रही हो। हर एंगल से देखने के बाद उसके दिमाग में एक ही विचार आया, तो ये मेरा गोल्डन फिंगर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मेन कैरेक्टर बनने के लिए 3 विशेस थोड़ा कम लग रहा था। गोल्डन फिंगर तो अनलिमिटेड होना चाहिए, किसी चीट कोड की तरह, ना कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स वाला ट्रायल वर्जन, जैसे हर ओवर कॉन्फिडेंट प्रोटैगनिस्ट करता है। शाओ चेन ने भी वही क्लासिक चाल चली। उसने 10 और विशेस मांग ली,
यह वही चाल थी जिसकी वह इंटरनेट पर मजाक उड़ाता था और जिसे वह दिल में सालों से सीक्रेटली प्लान भी करता रहा था। शाओ की यह मांग सुनते ही वह किताब जोर से हंस पड़ी। वह हवा में और ऊपर उठने लगी और उसके आसपास की रोशनी और भी तेज चमकने लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो वह किताब झिझक गई हो। फिर वह खुद से बात करती हुई बोली, शुरू में उसे लगा था कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी रह गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। किताब से निकलती तेज डरावनी ऑरा देखकर शाओ चेन घबरा गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक वह किताब चमकने लगी और अगले ही क्षण एक डेथ गॉड जैसे रूप में बदल गई। उसने शाओ को न्यू सोल कहकर पुकारा, मानो किसी कॉस्मिक चेकलिस्ट में एक और टिक लगा रही हो। डर के मारे शाओ धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग घबराहट से दौड़ने लगा। सोल, कॉन्ट्रैक्ट, ये हो क्या रहा है? वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस दैवीय प्राणी ने नाटकीय अंदाज में कहा, तुम जैसे साधारण नश्वर लोग मेरी असली पहचान जानने के योग्य नहीं। उसने बताया कि जिस शरीर में शाओ अभी है वह असल में किसी और का था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी इच्छा मांगते हुए अपना सोल और अपना बॉडी पूरी तरह से सौंप दिया था। सोल लिया जा चुका था, डील पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह शाओ ने इस बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट के बीच में घुसपैठ कर ली थी। और फिर उस ठंडे डरावने पलों में वह प्राणी बिल्कुल कैजुअल अंदाज में पूछ बैठा, चूंकि यह शरीर अब तुम्हारा है तो क्या तुम भी मेरे हो गए? ये सुनते ही शाओ जम गया। सारी बातें एक बुरे प्लॉट ट्विस्ट की तरह दिमाग में बैठ गईं। तो ये था असली कारण कि मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ? ये कोई गोल्डन फिंगर नहीं है। ये तो मुझे मुफ्त का स्केपगोट बनाना चाहता था। बाय वन गेट वन फ्री में सोल ले रहा है क्या? डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। शाओ अचानक मुड़ा और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे यहां से निकलना ही होगा, अभी के अभी। लेकिन तभी उस डेथ गॉड ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसने चेतावनी दी, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसे तोड़ने की कोशिश करने पर भयानक और पीड़ादायक सजा मिलेगी। और उंगली चटकते ही शाओ का पूरा शरीर आग की तरह जल उठा, जैसे किसी ने पेन सेटिंग को एक्स्ट्रा क्रिस्पी पर सेट कर दिया हो। शाओ दर्द में चीख उठा, पूरी तरह घबराकर हाथ पांव मारने लगा, मानो किसी बीबीक्यू में मुख्य पकवान वही हो और उसे बताया भी न गया हो। उसे तड़पता देखकर वह डेथ गॉड थककर बोला, हाय राम, कमजोर सोल है, ठीक से ग्रिल भी नहीं हो रहा। उस पल के लिए ऐसा लगा मानो वो दैत्य खुद सोच में पड़ गया हो। फिर एक धीमी गूंजती आवाज में बोला, लगता है कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ थी, लेकिन अब सब साफ दिख रहा है। शाओ के सामने खड़ा वो किताब जैसा हार्मलेस ऑब्जेक्ट अब बदल चुका था, एक डरावने डेथ गॉड में। उसकी अजीब सी चमकती हुई ऑरा देखकर शाओ के हाथ पांव कांपने लगे। दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग, डर और बहुत ज्यादा डर। डेथ गॉड की आवाज हवा को चीरती हुई आई, तुम एक न्यू सोल हो, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का अगला नाम। शाओ ने सीधी नजरें मिलाकर शांत स्वर में कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अब तक मारा नहीं। मतलब तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, राइट पर्सन ढूंढ रहे हो। तो बताओ, क्या मैं क्वालिफाइड हूं? क्या मैं नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूं? डेथ गॉड अचानक जोर से हंस पड़ा। इतिहास में पहली बार कोई टॉर्चर के दौरान बार्गेन कर रहा था। और तभी एक ग्लोइंग कॉन्ट्रैक्ट शाओ के सामने हवा में प्रकट हो गया। डेथ गॉड ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, एक डील, एक विश, बदले में नई जिंदगी। और जो विश मैं चाहता हूं वो है 9999 मोर विशेस। शाओ अंदर ही अंदर चौंक गया। अरे ये तो मेरी विश का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, प्लेजरिज्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड। डेथ गॉड ने कैजुअली कहा, सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, सोचो या मर जाओ। शाओ ने गहरी सांस ली और आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। आखिर उसके पास विकल्प ही कितने थे? कंधे गिराए, मन में 1000 गालियां और वही एनर्जी जो टर्म्स कंडीशंस बिना पढ़े आई एग्री पर क्लिक करते वक्त आती है। शाओ ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और डील पक्की हो गई। कुछ ही पलों में शाओ खुद को एक पुराने जर्जर से बिल्डिंग के बाहर खड़ा पाया, एक टूटे फूटे कमरे के सामने। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हां, यही उसका नया घर है, और दुआ कर रहा था कि कोई उसे इस हालत में न देख ले।
पूरी तरह ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिस्पॉन्ड नूब गलती से रॉन्ग स्पॉन पॉइंट पर उतर आया हो। शाओ के मन में गुस्सा खौल रहा था। उस घमंडी डेथ गॉड ने मुझे यहां ऐसे फेंक दिया जैसे कोई एक्सपायर्ड लूट हो। उसे याद आया, डेथ गॉड एक बड़े ड्रामेटिक पोर्टल में घुसते हुए गायब हो गया, पीछे छोड़ गया सिर्फ कुछ आधे अधूरे निर्देश और बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं। न कोई प्रॉपर गाइड, न कोई मिशन, बस हवा में तैरता हुआ फिगर इट आउट का वाइब। शाओ जानता था कि असली कल्टीवेशन नॉवेल्स में सारी मेहनत एमसी को करनी पड़ती है, तो उसने और शिकायत करना बेकार समझा। आखिर वो दिव्य आलसी देवता अब उसका बॉस ही तो था। एक लंबी थकी हुई सांस लेकर शाओ ने दरवाजा खोला, जो भी इस नई जिंदगी में आने वाला था उसका सामना करने के लिए। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ, कमरा बिल्कुल शांत था, शायद घर में कोई नहीं था, और हालात देखकर तो यह साफ लग रहा था कि यहां की आर्थिक स्थिति उसकी सोच से भी बदतर थी। तभी उसकी नजर मेज पर पड़े एक कागज पर पड़ी। शाओ ने उसे उठाया और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें लिखा था, 2000 ml खून को एक बार के मॉर्गेज के रूप में जमा करके लिया गया लोन। वो अवाक रह गया। ये कैसी फैमिली है और ये कैसा दुनिया है। उसी वक्त पीछे से किसी ने चुपके से कदम बढ़ाए और लोहे की पाइप से उसके सिर पर वार किया। शाओ जमीन पर गिर पड़ा। वो आदमी गुस्से से दहाड़ा, कहां भाग गया था तू? कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? वह आदमी अकेला नहीं आया था, उसके पीछे 2 और गुंडे थे, पूरी तरह एक डिस्काउंट वाला थग ट्रियो। एक चिल्लाया, लगता है ये जीने से ऊब गया है। दूसरा बोला, अरे इतना मत मारो, मर गया तो झंझट हो जाएगी। तीसरा तो और भी कॉन्फिडेंट, चिंता मत करो, ये ऑरेकल है, इसका शरीर इतना टफ है कि झेल जाएगा। मानो अब पिटाई के साथ साथ लोर भी मुफ्त में मिल रही हो। शाओ गुस्से और उलझन से उन तीनों को घूर रहा था। उसने दहाड़ते हुए पूछा, तुम लोग हो कौन और मुझसे चाहते क्या हो? पहला आदमी भड़क गया। उसने शाओ को जोर से लात मारी और एकदम टीवी के लोन कलेक्टर खलनायक की तरह बकने लगा। पिछले हफ्ते जो पैसे उधार लिए थे भूल गया क्या, या इतना नशा चढ़ गया है कि हकीकत से ही उड़ गया? फिर अचानक उसने झर उगलते हुए कहा, और वो बूढ़ी औरत आज खून बेचने क्यों नहीं आई? रास्ते में कहीं मर ही गई क्या? दृश्य एकदम ओवर ड्रामेटिक था। वो आदमी शाओ को लगातार मारता रहा, हर लात के साथ एक नया ताना। वह तंज कसते हुए बोला, हास्यास्पद है कि तेरी मां अपनी जान जोखिम में डालकर तेरे जैसे निकम्मे के लिए हाई इंटरेस्ट लोन्स चुकाती है। उसकी नजर में शाओ पैदा ही कचरा था, बिना प्रतिभा, बिना उपयोग और किसी बेकार सी उम्मीद में ऑरेकल बनने का सपना देखने वाला। क्या मिला तुझे? वह हंसा, सिर्फ कर्ज, और तू लोवेस्ट रैंक्ड ऑरेकल कहलाने लायक भी नहीं। तू और तेरी मां मेरे जूते साफ करने लायक भी नहीं हो। यह सुनते ही शाओ के दिमाग में एक फ्लैशबैक कौंध उठा। उसने अपनी मां को पूछा था, क्या मुझे सच में ऑरेकल बनने का सपना छोड़ देना चाहिए? उसने कबूल किया था कि वह नहीं चाहता कि उसकी मां इतनी मेहनत करे। एक डरावना सपना उसे सताता था, जिसमें उसकी मां दिन रात हस्तकला बनाते हुए आखिर थक कर गिर जाती है और फिर कभी उठ नहीं पाती। यह सोचकर आज भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर वह ऑरेकल न बन पाया, अगर उसने अपनी मां को खो दिया तो? फ्लैशबैक में उसकी मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा था। उसकी उपस्थिति इतनी शांत, इतनी भरोसेमंद, नर्म मुस्कान के साथ उसने कहा था, चिंता मत कर मेरे बच्चे, चाहे पूरा आसमान क्यों ना गिर पड़े, मैं तेरे लिए उसे थाम लूंगी। वर्तमान में लौटते ही उसकी मां की यादें अब भी दिल में ताजा थीं। शाओ की आंखों में अचानक आग जल उठी। चेहरा बदल गया। डर नहीं, बस गुस्सा, खौलता हुआ, उबलता हुआ गुस्सा। वो आदमी व्यंग्य से बोला, क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शाओ का मुक्का ही उसका जवाब बन गया। घूंसा सीधा उसके चेहरे पर लगा, ऐसी ताकत के साथ मानो शाओ चिल्ला रहा हो, प्लॉट आर्मर एक्टिवेटेड। वो आदमी हवा में उछलकर पीछे फेंका गया, जैसे किसी ने रियलिटी से अनसब्सक्राइब ही कर दिया हो। जो 2 गुंडे उसके साथ आए थे, उनमें से एक ने इतनी शांति से कहा, अरे भाई, एक घूंसा और पड़ा तो सच में मर जाएगा, शायद अब रुक जाना चाहिए। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही वो आदमी एक मिसाइल की तरह उड़ता हुआ अपने ही दोस्तों के सामने से निकल गया और जोरदार धमाके के साथ दीवार पर जा टकराया।
दोनों दोस्त जो अब तक कूल बने खड़े थे अचानक उछल पड़े। ये मुक्का नहीं था, ये तो किसी एक्स्ट्रा पावर एक्सोसिज्म जैसा हमला था। वो आदमी दीवार से लुढ़क कर नीचे गिरा, पूरी तरह टूटी हुई खिलौना फिगर की तरह। मुंह से खून बह रहा था, कई दांत मिशन छोड़कर भाग चुके थे। लग रहा था जैसे ट्रक या कारमां दोनों ने उसे एक साथ कुचल दिया हो। एक गुंडा सदमे में चिल्लाया, दीवार में तो बच्चा घुसना था ना, ये कैसे उल्टा हो गया? दूसरा आंखें सिकोड़कर बोला, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। कुछ पलों तक दोनों सच में यही सोचते रहे कि शायद श्याओ खुद दीवार में घुसा होगा। फिर समझ आए कि उनका ही साथी एक्सप्रेस तरीके से डेंटल हेवन पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों की नजरें श्याओ पर गईं, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कपकपा गई। श्याओ के पूरे शरीर से ऑरा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 3 एनिमे एपिसोड्स तक चार्ज करके वापसी की हो। एक ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, क्या ये स्टार लेवल तक ब्रेक थ्रू कर गया है? दूसरा डर के मारे बस उसे घूरता रहा, मानो अगले पल श्याओ के बाल सुनहरे हो जाएंगे और वो पावर लेवल्स पर चिल्लाना शुरू कर देगा। श्याओ की आंखों में जलती हुई आग साफ दिख रही थी। वह गरज उठा, ये जो तुम लोग बोल रहे हो ये पैथेटिक गार्बेज है, हारने वालों वाली बेकार बातें, शोर, बकवास और बहुत चिढ़ाने वाली। चुप हो जाओ, बस चुप। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि दोनों आदमी पल भर को रुक गए। एक ने श्याओ को घूर कर कहा, अरे ये देखो, अभी भी लो रैंक्ड है, लेकिन व्यवहार ऐसा कर रहा है जैसे फाइनल बॉस इससे डर रहा हो। दूसरा बोला, चल आज इसको एक प्रॉपर लेसन दे ही देते हैं। दोनों गुस्से और सस्ती विलन एनर्जी लेकर श्याओ की तरफ झपट पड़े। हाथों में आयरन रॉड्स लिए ऐसे दौड़ रहे थे जैसे किसी चीप एक्शन मूवी का ऑडिशन दे रहे हों। इरादा साफ था, श्याओ के किसी हाथ पैर को आज ही मॉडर्न आर्ट में बदल देना। लेकिन श्याओ पूरी तरह शांत था। वह उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे किसी गेम के ट्यूटोरियल लेवल के 2 कमजोर बॉसेस को देख रहा हो। उसे अपने भीतर वही ग्लोइंग सेंसेशन फिर महसूस हुआ। क्या यही ऑरेकल वाला सेकंड स्टेज ई लेवल था? उनके चेहरों पर भरा हुआ ओवर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लगता था वे फूड चेन में श्याओ से ऊपर हैं। दुर्भाग्य, सच्चाई उनसे कुछ ही पल दूर थी। अचानक उनमें से एक ने आयरन रॉड से तेज वार किया। रॉड हवा चीरती हुई नीचे आई और श्याओ की नजरें हर मूव को स्लो मोशन में देखने लगीं। हर एंगल, हर गति क्रिस्टल क्लियर। अगले ही पल हमलावर के चेहरे पर डर फैल गया, क्योंकि श्याओ सामने था ही नहीं। घबराकर उसने चिल्लाया, वेयर द हेल डिड ही गो? और अगले ही सेकंड श्याओ ऊपर से बिजली की तरह गिरा, जैसे कैफीन पीकर उड़ा कोई कुंगफू मस्कीटो। उसका पैर सीधे उस आदमी के चेहरे पर जा धंसा। वार इतना साफ था कि टूथपेस्ट ब्रांड इसे ऐड बना ले, बस फर्क ये था कि यहां मुस्कान कम और खून ज्यादा था। दूसरा आदमी ये देखकर गुस्से में श्याओ की तरफ झपटा और श्याओ हल्का सा चौंक गया। ये आदमी फास्ट था, बहुत फास्ट। सेकंड स्टेज ई लेवल के लिए डेंजरसली फास्ट, जैसे कोई बजट एनिमे प्रोटैगनिस्ट टर्बो मोड में हो। यह आदमी अपनी सेकंड स्टेज ई लेवल स्पीड के हिसाब से बहुत तेज था, जैसे कोई बजट एनिमे प्रोटैगनिस्ट टर्बो मोड में चल पड़ा हो। लेकिन श्याओ पहले ही उसके ब्लाइंड स्पॉट में गोस्ट बनकर पहुंच चुका था, तैयार उसकी रिब्स को प्रिंगल्स में बदलने के लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के श्याओ ने अपना घुटना उसके सीने पर दे मारा। झटके की ताकत से आदमी के मुंह से खून फाउंटेन्स की तरह निकल पड़ा। श्याओ समझ गया कि यह आदमी बिना पीछे मुड़े ही उसकी पोजीशन पकड़ चुका था। उसकी ताकत बिल्कुल एबनॉर्मल थी। अगले ही पल वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई गर्मा गर्म नूडल बोल हाथ से फिसलकर गिर जाए। और जब श्याओ आराम से उसकी ओर बढ़ा, वह गिड़गिड़ाने लगा, उस एंथुसियाज्म के साथ जैसे कोई आदमी जिम मेंबरशिप कैंसिल करवाने जाता है। घबराकर उसने सच उगल दिया। वे सिर्फ आदेश मान रहे थे। लिन यू ने उन्हें डेट वसूलने भेजा था। नाम सुनते ही श्याओ की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। श्याओ बोला, डेट मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर लिन यू ने दोबारा अपनी नाक घुसाई तो अगली बार उसके दांत मैं जमीन से उठाऊंगा। उसने आदेश दिया, अपने साथियों को उठाओ और तुरंत दफा हो जाओ। तीनों आदमी घायल और डरे हुए हां हां करते लड़खड़ाते हुए वहां से भाग निकले। श्याओ उन्हें जाते हुए देख रहा था और बिना पीछे मुड़े बोला, काफी देर से देख रहा हूं, बाहर आ जाओ बॉस। उसके पीछे अचानक एक पोर्टल खुला
और उसमें से डेथ गॉड बाहर आया। वह हैरान था। शाओ ने उसकी प्रेजेंस कैसे पकड़ ली। उसने माना कि शाओ की इंट्यूशन असाधारण रूप से तेज है। शाओ ने समझाया, उसे अपने अंदर एक अजीब ताकत जागती महसूस हुई थी और उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह डेथ गॉड की देन है। डेथ गॉड ने इसे तुरंत कंफर्म किया। अगर उसने शाओ को थोड़ी देर के लिए अपनी पावर न दी होती तो शाओ अब तक बुरी तरह पिट चुका होता। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे अभी अभी उसने किसी वीडियो गेम में चीट कोड्स अनलॉक कर लिए हों। उसे पूरा यकीन था कि डेथ गॉड ही उसका असली गोल्डन फिंगर है और वह जल्द ही इनविंसिबल बन जाएगा, शायद किसी सब्सक्रिप्शन प्लान पर। लेकिन डेथ गॉड ने तुरंत उसकी गलतफहमी दूर कर दी। उसने कहा, मेरी पावर मॉर्टल्स के लिए नहीं है। तुम बस लकी थे कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। अगर शॉ ने उस पावर की लिमिट पार कर दी होती तो दुश्मन उसे छूने से पहले ही वह खुद अपनी ताकत से मर गया होता। हताश होकर शाओ ने पूछा, तो क्या तुम्हारे लिए काम करने का कोई फायदा भी है? अगर मैं स्ट्रांग बन जाऊं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ज्यादा आसान नहीं होगा। डेथ गॉड ने उसे शांत करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे एक उपयोगी रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वो रिवॉर्ड अभी तय नहीं हुआ है। फिर उसने सख्ती से चेतावनी दी, बोरोड पावर का ख्याल भूल जाओ जब तक जल्दी मरने का इरादा ना हो। यह सुनकर शाओ ने निराश होकर लंबी सांस ली और चुपचाप अपनी किस्मत मान ली। डेथ गॉड ने उसे गौर से देखा। वह थोड़ा हैरान था। शाओ ने जितनी पावर उधार ली थी वह उससे कई गुना ज्यादा निकल आई थी, और सबसे हैरानी की बात, शाओ ने उसे बेहद स्थिरता से नियंत्रित भी किया था। डेथ गॉड के दिमाग में एक ख्याल चमका, क्या यह लड़का उसका नियत कनेक्शन हो सकता है? उसी समय स्याओ उसकी ओर मुड़ा और बोला, तो दूसरा विश डिसाइड किया आपने? डेथ गॉड एक पल के लिए भ्रमित दिखा। स्याओ ने उसे याद दिलाया, आपने खुद कहा था कि आप मेरी विशेस को पूरा करने में मदद करोगे। डेथ गॉड ने बेपरवाही से जवाब दिया, सोचा नहीं अभी तक, लेकिन हां, कुछ विशेस पहले ही चल रही हैं। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। यह सुनकर शाओ हक्का बक्का रह गया। वह फिर पूछने ही वाला था, लेकिन डेथ गॉड ने दो टूक कह दिया, जो करना है खुद करो। शाओ थोड़ी देर चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, न नियम, न ताकतों का सिस्टम, न खतरे। सीखने को बहुत कुछ था। उसने सोचा था कि डेथ गॉड कम से कम एक विश, एक डायरेक्शन, एक गोल दे देगा, लेकिन यह साफ हो चुका था, वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ध्यान बदलते हुए शाओ ने अपनी नजर हाथ में पकड़े फोन पर डाली, वही फोन जो उसे रूफटॉप पर मिला था। उसने तय किया कि सबसे पहले इसे ही चेक करेगा। अगर उसे इस दुनिया में इस शरीर की जगह लेकर जीना है तो पहले उसे इस व्यक्ति की जिंदगी समझनी होगी। जब उसने फोन के मैसेजेस स्क्रॉल किए, एक साफ पैटर्न दिखने लगा कि सारे मैसेजेस एक ही बात पर घूम रहे थे, डेट्स, कर्ज और ऑनलाइन खरीदे गए अजीब अजीब सप्लीमेंट्स। लगता था ओरेकल बनने का शौक बहुत भारी पड़ता था। फैमिली से जुड़ी कोई बात एक भी मैसेज में नहीं थी। सब कुछ बस कर्ज, उधार और बेतुकी खरीदारी के इर्द गिर्द घूम रहा था। तभी अचानक स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमका। श्याओ की मां टीनलन हॉस्पिटल में कोमा में थी। उसे तुरंत वहां पहुंचना था। हॉस्पिटल के अंदर श्याओ तेजी से पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। पेशेंट रूम में जाते ही उसने एक महिला को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखा। उनके पास एक और महिला बैठी थी, गंभीर, चुप और अंदर ही अंदर टूटी हुई। कमरे की भारी चुप्पी ने श्याओ को असहज कर दिया, और यह स्वाभाविक था। ऐसी हालत में कौन शांत रह सकता है? श्याओ ने तुरंत समझ लिया, जो महिला पास बैठी है वह उसकी बड़ी बहन श्याओ युइंग है, और जो बिस्तर पर है वही उनकी मां। श्याओ ने अपनी मां को ध्यान से देखा। वह उस रूप से बिल्कुल अलग लग रही थी जिसे वह अपनी यादों में देखता आया था। एक कचोटता हुआ विचार उसके मन में उठा, क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? वह अपनी बहन की ओर मुड़ा, धीरे से माफी मांगी और मां की हालत के बारे में पूछा। लेकिन बहन का जवाब तेज, तिक्त और टूटे हुए दिल वाला था। वह बोली, इस बार क्या बहाना है? ट्रेनिंग, ब्रेक थ्रू, या फिर देवताओं को समन करने वाले तेरे पागलपन वाले एक्सपेरिमेंट्स? उसकी आंखें भर आई थीं।
वह अब और नहीं संभल पाई और रो पड़ी। वह गुस्से और दुख से कांपती आवाज में बोली, मां तो बस तेरे लिए काम करती रही, तेरे कर्ज भरने के लिए दिन रात खुद को खपा दिया। और तू तू तो देखने भी नहीं आया। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे घर की पूरी स्टेबिलिटी टूट गई। मां के पास आईसीयू में एडमिट होने तक के पैसे नहीं थे। वह सिर्फ अपनी जिद से जिंदा बची है। वह लगभग मर ही गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी आवाज थोड़ा नरम हुई। वह बोली, माफ करना, बस मैं भी थक चुकी हूं और मां भी। फिर उसने श्याओ के हाथ में एक कार्ड थमा दिया। उसमें 6 महीने का रहने का खर्च था। उसने कहा, आज से मां की देखभाल मैं करूंगी। तुम्हारे कर्ज, तुम्हारी परेशानियां अब सिर्फ तुम्हारी हैं। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। श्याओ वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। आखिरी बार उसने उसकी तरफ देखा और फिर मुड़कर कह दिया, अब से हमारे बीच कोई नाता नहीं। बाद में सड़क पर चलते हुए श्याओ खोया हुआ था। उसके हर कदम में भारीपन था। तभी डेथ गॉड की आवाज उसके पास गूंजी। उसने श्याओ की बेचैनी महसूस कर ली थी। वह बोला, क्या उसके शब्द तुम्हें इतना चुभ गए? वो औरत असल में तुम्हारी बहन है भी नहीं, और ये सारी मुसीबतें तुम्हारी गलती भी नहीं है। श्याओ को उससे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूं। बस उसकी बातें पुराने घावों की याद दिला गईं। तब भी मैं बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। डेथ गॉड ने हल्की हंसी में उसे झिड़क दिया, भावनाओं में मत बहो, अपनी विश को मत भूलो। श्याओ एक पल के लिए रुक गया। उसे वादा याद आया, अगर वह अपनी वर्थ साबित कर दे तो डेथ गॉड उसे और शक्तिशाली बनाएगा। इतना शक्तिशाली कि शायद वह सब कुछ ठीक भी कर सके। डेथ गॉड ने दोबारा पुष्टि की, वादा अब भी है, बस अपनी कीमत साबित करो। ये सुनते ही श्याओ की आंखों में दृढ़ता लौट आई। उसके कदमों में फिर से तीखी चाह जाग उठी। वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। उधर योयो क्लब के अंदर एक आदमी ताजा आंकड़े देख रहा था और उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक हल्की मुस्कान फैल रही थी। उस राउंड का प्रॉफिट अच्छा आया था। बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट को आदेश दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहो और हमारे पार्टनर्स से कहो कि रिकवरी तेज करें। हायर अप्स ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। सबॉर्डिनेट ने सिर हिलाया, फिर बोला, एक और मसला है। हमारी जांच में पता चला है कि एरिया ए की ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हुई है। रेंट वसूलने गए 3 आदमी एक स्टूडेंट से घायल हो गए। बॉस का चेहरा ठहर गया। एरिया ए में कलेक्शन अब भी शुरू होना था ही नहीं। ये लोग तो अपनी जेब भरने के चक्कर में गए होंगे। ऐसी हरकतें उसकी लोन सर्विस की साख खराब कर रही थीं। उसने सख्ती से आदेश दिया, रूल्स के हिसाब से निपटाओ, कोई डील नहीं। सबॉर्डिनेट ने हामी भरी पर कहा, सर, यह केस थोड़ा अजीब है। घायल होने वालों में एक लेवल 3 और एक लेवल 2 अप्रेंटिस क्लास थीफ भी हैं। लेकिन रिपोर्ट कहती है हमलावर बस एक स्टूडेंट था जिसने हाल ही में अप्रेंटिस लेवल 2 हासिल किया है। बॉस चुप हो गया। एक लेवल 2 छात्र लेवल 3 और लेवल 2 दोनों को हरा दे, जबकि सबसे कमजोर लेवल 3 भी 10 लेवल 2 को अकेले संभाल सकता है। सिर्फ स्किल से यह फर्क भरना नामुमकिन था। इसका मतलब उस लड़के की असली शक्ति लेवल 3 के बराबर है। बॉस के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो लड़का अपनी ताकत छुपा रहा है। इंटरेस्टिंग। उसने तुरंत अगला आदेश दिया, उस पर नजर रखो। ऐसे टैलेंट को खोने नहीं दिया जाता। अगली सुबह श्याओ साफ आसमान के नीचे सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था। जब श्याओ सड़क के किनारे से गुजर रहा था, एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखकर हैरानी से आवाज लगाई, अरे, आज फिर इतनी सुबह निकल पड़े। श्याओ ने हल्की मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहा और अपनी जॉगिंग जारी रखी। बुजुर्ग आदमी बोला, अभी अभी अब्रांड बेसिक स्टार एनर्जी सप्लीमेंट्स की नई खेप आई है, 400 पर बॉटल। कुछ चाहिए क्या? जाओ ने विनम्रता से मना कर दिया, मेरे पास अभी थोड़े बचे हैं, खत्म होंगे तो ले जाऊंगा। आदमी ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तब भी मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। जब जियाओ आगे बढ़ता गया, वो आदमी उसे जाते हुए सोच में डूबा देखता रहा। उसे लगा, लड़का इन दिनों कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा है। शायद कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो। युवावस्था सच में कमाल की चीज होती है। उधर जो के भीतर विचार उमड़ने लगे। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उसने कई दिन अपने नए शरीर को समझने और इस दुनिया की जानकारी इकट्ठा करने में लगाए थे।
उसके भीतर मौजूद बची खुची यादें उसके काम आ गईं। अब उसे इस दुनिया के सामान्य ज्ञान की अच्छी समझ हो चुकी थी। इस दुनिया में लोग शक्ति पाने के लिए स्पेशल सप्लीमेंट्स का सहारा लेते थे। ऐसे व्यक्तियों को ऑरेकल्स कहा जाता था। ऑरेकल बनने वाली दवाएं बेहद महंगी थीं। यही वजह थी कि असली शाओ भारी कर्ज में डूब गया था। ऑरेकल की शक्ति की ऊपरी सीमा भले अज्ञात हो, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, सबसे निचले स्तर का ऑरेकल भी एक सामान्य इंसान से कहीं अधिक शारीरिक क्षमता रखता था। शाओ ने नीचे देखा, अपनी बाजू मोड़ी और अपनी मांसपेशियों को गौर से निहारा। सिर्फ दवाइयों के बल पर कोई इतनी शक्ति पा सकता है। इसमें हैरानी नहीं कि हर कोई ऑरेकल बनना चाहता है, किसी भी कीमत पर। अगर यह पुराना वो होता तो शायद ऐसी ताकत पाने के लिए कई सालों की मेहनत लग जाती। तभी उसके फोन की तेज घंटी बजी। शाओ ने स्क्रीन देखी। इतनी सुबह कॉल? उसने कॉल उठाया। लाइन के दूसरी तरफ क्लास मॉनिटर चिल्ला रहा था, सियाओ, तुम्हारी लीव पीरियड खत्म हो गई है। टीचर ने बुलाया है। हम कल रात भी तुम्हें फोन कर चुके हैं।